साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर के साथ एमपी अब तक की शुरुआत। भोपाल में सवालों के घेरे में है कोहे फिजा थाना पुलिस। कोहे फिजा थाने से गायब हुए 24 एसी। जी हां, एसी से भरे कंटेनर में आग लग गई थी। घटना के बाद अच्छी हालत में जो एसी यहां पर रखे गए थे वो एसी गायब हो गए। तो भोपाल पुलिस में क्या हुआ है एसी घोटाला। कोहे फिजा थाने में ये एसी जो अच्छी हालत में थे उनको रखा गया था। ये उस कंटेनर से लाए गए थे जिस कंटेनर में आग लग गई थी। आग में कई एसी खराब हो गए थे, लेकिन कुछ एसी सही हालत में थे, अच्छी हालत में थे। उनको यहां से उठाकर उस कंटेनर से निकालकर कोहे फिजा थाने में लाया गया था। लेकिन अब वो 24 एसी गायब हो गए हैं। क्या आसमान खा गया, जमीन निगल गई? कैसे ये 24 एसी गायब हो गए और इसके पीछे क्या कोई घोटाला है? एसी घोटाला। अब कोहे फिजा थाना पुलिस इन सवालों के घेरे में है। गर्मी का मौसम है, क्या इन एसी को खपाया गया है पुलिस अधिकारियों या पुलिस जवानों के घर पर? बड़ा सवाल। कहां ये एसी ले जाए गए हैं? क्यों नहीं एसी की निगरानी की गई? कौन जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। तो 24 एसी देखिए, आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जब एसी लाए गए थे कोहे फिजा थाना स्टेशन में उस कंटेनर से जिस कंटेनर में आग लग गई थी, ये एसी सही हालत में थे, अच्छी हालत में थे। आप देख सकते हैं फुटेज में भी जब उन्हें स्टेशन लाया गया था तो वो बॉक्स बिल्कुल सही सलामत आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जो बॉक्स सही थे बिल्कुल उन्हें ही यहां स्टेशन में लाया गया था। और अब वो एसी गायब हो गए हैं। कैसे गायब हो सकते हैं? शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, सवाल ये, आसमान खा गया या धरती निगल गई? गए कहां? स्टेशन पुलिस थाने से सामान गायब हो जाता है? जी देखिए, बिल्कुल कोहे फिजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई थी। जो आग लगी थी जिस ट्रक में जो पूरा सामान आ रहा था जिसमें सारे एसी थे वोल्टास कंपनी के, और जब वो एसी आ रहे थे तब गाड़ी में आग लगी तो उसे बाहर किया गया सारे एसी को। पुलिस पहुंची मौके पर, पुलिसकर्मी सारे स्टाफ की निगरानी में उन सारे एसी को थाने लाया गया ताकि वो सुरक्षित कस्टडी में रहे, पुलिस की सुरक्षा में सेफ रहे। लेकिन जहां पुलिस की सुरक्षा में वो सेफ रहना थे एसी, वहीं पर सेंधमारी हुई और अचानक से जो 24 एसी थे वो वहां से गायब हो गए। कंपनी ने जब अपना रिकॉर्ड दिखाया कि हमने 100 से करीब एसी बताए थे, उसमें इतने एसी कम है, तो वहां जवाब दिया गया मासूमियत सा पुलिस की तरफ से कि वो एसी चोरी हुआ, जल गए हैं, इस तरह का एक बयान दिया गया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन कंपनी ने जब लगातार बात की कि हमारे सारे एसी, क्योंकि गाड़ी में से निकाल लिए गए थे जब आग लगी ट्रक में, उसके बाद ये घटना होती है कि एक और वीडियो सामने आता है। आप वीडियो भी हमने दर्शकों को दिखाया है कि किस तरह से वो एसी कोई और गाड़ी में ले जाए गए। आधी रात को थाने में बाकायदा वरिष्ठ पुलिस अफसरों की जानकारी में भी नहीं था मामला, और वो टीआई भी उसमें कहते मान रहे, स्वीकार रहे हैं कि हाँ एसी आए थे। शैलेंद्र, कब का ये मामला है? कब लाए गए थे एसी पुलिस स्टेशन पे? देखिए, 2 दिन पुराना मामला, लेकिन वहीं से किसी पुलिसकर्मी ने ये सारे वीडियो शूट करे और न्यूज 18 को उपलब्ध कराया है कि किस तरीके से एसी की चोरी हुई है, किस तरह से जो सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के पास था उसी पुलिस ने एसी को गायब कर दिया। अब ये कहाँ लगे हैं, किन जगह पर गए हैं, इसका कोई जवाब पुलिस नहीं दे रही है। मामले को दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। ये जरूर है वरिष्ठ पुलिस अफसरों की निगरानी में पूरा मामला आया है, और ये भी कहा जा रहा है कि जब टीआई से बात की कुछ और पुलिसकर्मी से, तो ये कहते गए कि पुलिस अफसरों के घरों पर ही लगे हैं, एसी पहुंचाए हैं, तो हमें कोई डर नहीं है। लेकिन मामले ने तूल पकड़ लिया है और कहीं ना कहीं इसकी जांच हो सकती है। पुलिस के आला अफसर इसमें संज्ञान ले सकते हैं कि आखिर सही स्थिति में अगर एसी थाने में थे तो वो कौन सी गाड़ी थी जिससे थाने से एसी को ले जाया गया, और वो एसी कहाँ जाकर लगे हैं। अब ये पूरा मामला जांच का विषय है और देखना होगा कि अब इसमें पुलिस कमिश्नर या आला अफसर है वो क्या कार्रवाई करते हैं। शैलेंद्र, एक और चीज,
एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे, जो विजुअल हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक तो है जहां ट्रक में आग लगी हुई है कंटेनर में, जहां से एसी उतारे जा रहे हैं। एक और विजुअल है जो अनलोडेड करते हुए एसी के डब्बों को दिखाया जा रहा है। क्या वो थाने का प्रीमाइसिस है जहां पर वो एसी उतारे गए थे पूरे बॉक्स समेत, और क्या वो थाने के अंदर लाए भी गए थे या बाहर से ही रफा दफा कर दिए गए? हाँ देखिए, बिल्कुल जो दूसरा विजुअल दिखाई दे रहा है उसमें जब वो अनलोड किए जा रहे हैं, वो थाने के परिसर में ही अनलोड किए गए। पुलिस की निगरानी में इसीलिए सारे एसी लाए गए थे कि यहाँ पर सेफ रहेगा, क्योंकि जिस जगह पर वो ट्रक में आग लगी थी कंटेनर में, वहां पर जोखिम था कि इतना काफी मात्रा में सामान है, इतनी संख्या में एसी है, तो वो चोरी ना हो जाए। उस चोरी से बचाने के लिए ही इन एसी को यहाँ लाया गया था पुलिस थाने के परिसर में, और यहाँ पर वो रहे, कस्टडी में सुरक्षित भी रहे। लेकिन आधी रात को अचानक से कोई दूसरी वाहन आता है और फिर उस वाहन में एसी शिफ्ट कर दिए गए। तो 24 एसी थे जिन्हें दूसरे वाहन में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ये पूरा पुलिस की निगरानी में ही टीआई की जानकारी में था। इसके अलावा आला अफसरों की भी जानकारी में आया कि ट्रक में आग लगी है, एसी पहुंचे, लेकिन उसके बाद एसी कहां गए? अब इसका सवाल, तो एक दो एसी का मामला नहीं है ना, 24 एसी हैं, गए कहां? वाकई बड़ा सवाल है। और अब जब अधिकारियों जो हाई ऑफिशियल्स हैं, हाई अथॉरिटीज हैं, उनके संज्ञान में मामला आ गया है, देखना होगा कि अब क्या कार्रवाई होती है, किस तरह से इस घोटाले का पर्दाफाश होता है। शैलेंद्र चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने कॉलेजेस की लिस्ट जारी की। जिन कॉलेजेस के संचालक फर्जीवाड़े में पकड़े गए हैं, उनके नाम भी लिस्ट में हैं। रिश्वत देकर कॉलेजेस को सूटेबल लिस्ट में जगह दिलाने के फर्जीवाड़े के बाद भी इन कॉलेजेस को लिस्ट में शामिल किया गया। साल 2022-23 के एनरोलमेंट के लिए सूटेबल कॉलेजों की सूची में उन कॉलेजेस के नाम शामिल है जिनके संचालक रिश्वत कांड में पकड़े गए हैं। ये लिस्ट उन कॉलेजेस की है जहां परीक्षा के लिए छात्रों को नॉमिनेशन कराना है। 20 मई को जारी की गई लिस्ट में कुल 132 कॉलेजेस के नाम हैं। तो ये अब गड़बड़ी सामने आई है। एमपी नर्सिंग काउंसिल की जो लिस्ट रिलीज की गई है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के भविष्य को पूरे तरीके से तबाह कर दिया। उन्होंने सूटेबल कॉलेजेस की दोबारा जांच की मांग की है। एनएसयूआई मेडिकल विंग के नेता रवि परमार ने कहा कि विश्वास सारंग के चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए। इन कॉलेजेस के पास ना तो तय मानक के मुताबिक बिल्डिंग थी और ना ही हॉस्पिटल। वो सीबीआई पर कोई विश्वास ही नहीं है, और दूसरी चीज, सीबीआई का इस पूरे निरीक्षण के दौरान उसका असली विद्रूप चेहरा पूरे देश के सामने उजागर हो गया है कि ये सीबीआई का असली रूप। किस पे भरोसा करोगे आप बताओ? ये ऐसा पहले ही करना चाहिए था कि कोई हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जस्टिस हो, न्यायमूर्ति हो, और उसके नेतृत्व में जिला अदालत के 2 जज हो। इस तरह से अगर 3 लोगों की कमेटी बनाते तो मुझे लगता कि कुछ इसके निष्कर्ष निकल के आते। सीबीआई तो पार्टनर हो गई, आपको नहीं पता है? सीबीआई ने पैसे तो लिए ही। सीबीआई ने प्राइवेट कॉलेज के लोगों से ये कहा कि ये कॉलेज हमारे फलाने भाई को आउटसोर्स कर दो। एक और एफआईआर कर दी गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह प्रयास किया कि मैं जेल से बाहर ना आ पाऊं, क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले की पूरी परतें उजागर करने में नर्सिंग छात्रों ने मेरा पूरा सहयोग दिया और आप सभी मीडिया साथियों ने मेरा सहयोग किया। उसकी वजह से ही आज मध्य प्रदेश में नर्सिंग महाघोटाला उजागर।
ग्वालियर जिले के करहिया में दलित दूल्हे से पिटाई के मामले में प्रभावी पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज लोगों ने एसपी ऑफिस में धरना दिया। बता दें कि करहिया में नरेश जाटव की बारात गई थी। बग्गी पर दूल्हे नरेश को बैठाकर बारात निकाली जा रही थी। कुछ लोग डीजे पर डांस कर रहे थे और पैसे भी लुटा रहे थे। इसी बीच उन पर रावत समाज के कुछ लोगों ने पहले पानी फेंका, फिर बात बढ़ने पर दूल्हे के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि रावत समाज के लोगों ने दूल्हे की सोने की चेन भी लूट ली, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ मामूली मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं रावत समाज की ओर से भी बारातियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने कहा है कि दोनों ही मामलों पर जांच की जा रही है। उस बात पर फिर वो एफआईआर के लिए अड़ गए थे। जब तक एफआईआर नहीं होगी, जब तक बारात नहीं निकलेगी, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची थी। करहिया पुलिस और एसडीओ की भितरवा उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई आरोपियों के विरुद्ध, और जब जाके बारात शांतिपूर्ण पुलिस की उपस्थिति में मिला। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पारिवारिक विवाद में मारपीट हुई है। पति ने पत्नी को जमकर पीटा है। जमीन विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पत्नी की शिकायत पर पति और ननद पर मामला दर्ज किया गया है। खूबी की बजरिया पुराने हाईकोर्ट के पास की घटना है। इंदरगंज थाना क्षेत्र का मामला। में पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया है। आरोपियों ने एक स्ट्रीट डॉग की पूंछ में आग लगा दी और उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। फिलहाल पीपल्स फॉर एनिमल्स की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो 3 लोगों ने यहां कुत्ते पर तो था उस पर क्रूरता दिखाई है, उसकी पूंछ में आग लगा दी और अब इसकी शिकायत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आजमगढ़ सीट पर वोट डाले जाने हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अपर्णा यादव और भोजपुरी स्टार शामिल हुए। आम्रपाली दुबे, नीलम गिरी, अक्षरा सिंह समेत कई हस्तियां रोड शो में शामिल हुई। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती आई है और धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करती आई है। कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि ममता बनर्जी द्वारा जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण के आधार पर SC, ST, OBC का 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरक्षण इस वर्ग से काट करके मुस्लिम वर्ग को दिया है। कोर्ट ने फैसला, माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि ये इनसे वापस लेकर के इनका हक SC, ST और OBC को देना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम बिहार के गया भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन को घेरा। कहा कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सब OBC का आरक्षण काटकर मुस्लिम समाज को देना चाहते हैं। भले ही कल बोल रहे हैं, लेकिन इनके पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार नहीं 2 बार पार्लियामेंट में बोला, बाहर भी बोला कि इस देश पर पहला हक मुस्लिम समाज का है। इसका अर्थ ही है कि वो मुस्लिम समाज को SC, ST, OBC से भी पहले नंबर पे रखना चाहते हैं। ये उसी प्रकार की बात हुई जिसे SC, ST, OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने जो दिलवाया था, ममता बनर्जी ने जो दिलवाया है, ये उसी मानसिकता का परिचय है। कांग्रेस हमेशा इस तरह की मानसिकता रखती है और ये इनका हिडन एजेंडा है। इसी बात से सावधान रखने के लिए हमको बात समझना भी पड़ेगी। और आप ये भी मत भूलिएगा कि चाहे ममता बनर्जी हो जो OBC का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने की वकालत कर रही है, या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, लेकिन इन तीनों ने तुष्टीकरण की राजनीति में आपस में डील की। इनका गठबंधन एक साथ, इसका मतलब है कि यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण के मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी सरकार ने मानने से इनकार किया है। इस मामले में मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर अवैधानिक तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। कृष्णा गौर ने कहा कि ममता बनर्जी ने ओबीसी के अधिकारों का हनन किया है। हाईकोर्ट का फैसला इनके मुंह पर तमाचा है। कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से 118 मुस्लिमों की जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का काम किया था। यही कारण है कि ओबीसी के इस अधिकारों के हनन के साथ ही इस देश के समस्त ओबीसी वर्गों के मन में इस बात की पूरी तरह से यह बात आ गई थी कि चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल, वो हमेशा ओबीसी के अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं कि कम से कम कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी सरकार को आईना दिखाने का काम किया। ममता बनर्जी की सरकार का चाल चरित्र और चेहरा उजागर किया। कांग्रेस चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने की मांग की है। सीहोर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव और प्रवक्ता पंकज शर्मा ने पंडित प्रदीप शर्मा पर धार्मिक आयोजनों में बीजेपी के लिए वोट मांगने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि कथावाचक ने धार्मिक कथाओं में पार्टी विशेष और एक नेता का नाम लेकर वोट देने की अपील की है। पूरा मामला महाराष्ट्र के परतवाड़ा जिले का है, जहां पर 6 से 12 मई तक उनकी कथा हुई थी। उसमें पहले दिन उन्होंने 6 मई को व्यास गादी पर बैठकर, जबकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, सीधे भारतीय जनता पार्टी और मोदी के नाम पर वोट मांगे थे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी बातों से जैसे कि शिव महापुराण में ये लिखा होगा कि मोदी जी को वोट दीजिए, सनातन के नाम पर वोट दीजिए। तो चूंकि अभी आचार संहिता लगी हुई है, हाँ, हालांकि हमारे देश में धर्म के नाम पर कुछ भी बोलने की आजादी है, परंतु इस समय नहीं है, क्योंकि इस समय आचार संहिता लगी हुई है। इसलिए मैंने भारत निर्वाचन आयोग से मांग करी है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। मेरी भारत निर्वाचन आयोग से बारंबार अपील है, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से मुझे बार बार अपील है कि इनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाए। उनकी एक बार फिर से कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा सामने आया है। यह कहना है बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला का। कांग्रेस के आरोपों पर शिवम शुक्ला ने किस तरह से पलटवार किया है, सुनाते हैं आपको। प्राथमिक चीज यह है कि अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा को विधानसभा के चुनाव से पहले कमलनाथ जी ने स्वयं अपने निजी जो उनका गृह संसदीय क्षेत्र है वहां में कराया था, और हमने देखा था कि उसमें पूरा कमलनाथ जी ने भरपूर प्रयास किया कि उसका राजनीतिक फायदा लिया जा सके। तो कांग्रेस जब स्वयं का सनातन विरोधी चरित्र उजागर हो जाता है तो इस प्रकार के आरोप लगा करके अपनी कुंठा और पीड़ा को व्यक्त करती है। कांग्रेस का यह आरोप प्रदीप मिश्रा जी के ऊपर नहीं बल्कि सनातन धर्म के ऊपर है, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने हमने कई अवसरों पर देखा है कि जनता से आह्वान किया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग सनातन के लिए करिए। और स्वाभाविक तौर रायसेन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां मेडिकल से गर्भपात की दवा बेचने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और मेडिकल शॉप और क्लिनिक को सील किया। इस दौरान बीएमओ, नायब तहसीलदार और नक्तरा चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। मौके से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर स्मृति सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायसेन जिले के नक्तरा में, और जिस तरीके से बात की जाए, नक्तरा की खबर दिखाई गई थी न्यूज 18 के माध्यम से कि जिस तरीके से बात की जाए यहाँ पर खुलेआम जो कहीं जो गर्भवती महिलाओं की यहाँ पर जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो प्रतिबंधित जो गर्भपात की दवा है वो यहाँ पर बेची जा रही है। इसके बाद कहीं ना कहीं अब यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और दीप क्लिनिक और जो इसके जो संचालक हैं कहीं ना कहीं वो यहाँ पर मौके से यहाँ पर रफू चक्कर हो गए हैं, यहाँ पर ताला डालकर। साथ ही अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर साक्षी क्लिनिक की भी यहाँ पर जाँच की है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है कहीं ना कहीं इसमें जो एक्सपायर डेट की दवा है वो मिली हैं, और जो क्लिनिक का जो दृश्य था वो भी काफ़ी ऐसा था कि ठीक ठाक नहीं था जिस हिसाब से यहाँ पर क्लिनिक चल रहा था। हमारे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए बीएम मैडम स्मृति सिंह जी, उनसे बात करें। जिस तरह बात की जाए, आज यहाँ पर आप आए हैं कार्रवाई करते, क्या कहना? सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि साक्षी क्लिनिक है और एक दीप क्लिनिक है। दीप क्लिनिक में एमटीपी एक्ट की परमिशन के बिना, इजाज़त के ही यहाँ पे गर्भपात की दवा वितरित की जा रही थी, जिसका हम लोगों ने संज्ञान लिया है और आज हमारी पूरी टीम यहाँ पे नायब तहसीलदार। देखते हैं टॉप 20।